नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार के इस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, हम अपना दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कूलॉम फोर्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स और क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होती है गॉस थ्योरम। ये इस दूसरे पार्ट के अंदर हम जानेंगे। इस पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मान लीजिए ये कोई हमारा Q+ चार्ज है जिसे कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं इसे? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के कारण क्या किया गया है, एक फील्ड जनरेट किया गया है। इस चारों ओर इसके क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड को हम चेक करने के लिए हम क्या लाते हैं, इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, ये एक फोर्स लगाता है। ये सोर्स चार्ज क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कूलाम होती है। 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज जिसे आप टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, जिसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे। ठीक है जी। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही क्या कहलाती है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट होती है न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, या फिर वोल्ट पर मीटर, या फिर क्या होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो फोर्स न्यूटन की होगी, यानी M_L1T-2, और इसकी होती है AT। यहाँ से M1 L1 T-3 A-1। ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई भैया, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज हम रखें, या फिर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस पे एक टेस्ट चार्ज रख के देखना पड़ेगा। उस जगह पे हमने सपोज मान लिया कि भाई हमने r डिस्टेंस पे हमने एक Q0 चार्ज रखा है। इस Q0 चार्ज के ऊपर क्या है कि फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, Q0 अपॉन के r²। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कि किसी Q0 चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो इसकी वैल्यू देता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पर तो आप देखेंगे कि Q0 अपॉन के r², और Q0 से बेटा Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन के r²। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जिधर की साइड में होगी, जिधर की साइड में आपका क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। और फोर्स किधर लग रहा है, जिधर की साइड में आपका R वेक्टर है, इसे कहते हैं R वेक्टर या फिर R कैप। जिधर आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, किस पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, उसी तरफ ही क्या होती है, फोर्स का वेक्टर होता है, उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है, और उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, सोर्स चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो r² के साथ में तो क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, और 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं EK और r² के बीच में, तो
डिक्लाइन पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और 1/r² के प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये देखा आपने, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पे जो किसी चार्ज के कारण बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, KQ/r², जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर की साइड में आपका r कैप के अनुसार डायरेक्शन होगी। तो ये था आपका किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन मान के चलिए आपके पास में बहुत सारे चार्जेस एक साथ रखे हुए हों, तो उस प्रकार जो चार्जेस बहुत सारे रखे हुए हैं और किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जिस पॉइंट पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है उस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से बहुत सारे चार्जेस Qn रखे हुए हैं और हमने वहां पे क्या रखा, एक Q0 चार्ज रख लिया, टेस्ट चार्ज, जिसे आप क्या कह रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। ठीक है जी, एक टेस्ट चार्ज आपने रखा तो हमें टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस Q3 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Qn के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सभी इलेक्ट्रिक फील्डों के सम, वेक्टर सम के बराबर होगा। इसको बताने के लिए किसके अनुसार, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार, सुपरपोजिशन थ्योरम या प्रिंसिपल के अनुसार किसी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रत्येक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्डों के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये जो वेक्टर सम होगा सभी का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E1 है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये Q1 है, तो यहां से आप देखेंगे कि इसके कारण जो E1, मान लीजिए E1 क्या होगा, E1 होगा KQ1/R1P और R1P का कैप। तो E1 के कारण तो ये हो गया, और अगर हम बात करें E2 के कारण क्या होगा, E2 बराबर हो जाएगा KQ2/R2P और R2P का कैप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनकी जो इन सभी E1, E2, E3 सबकी डायरेक्शन क्या है, R1 कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है, R2 कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है, R3 कैप। तो टोटल इसका जब सम करते हैं तो सम क्या आता है, यहां से 1/4πε कॉमन लिया, Q1/RP1 R1P का कैप, Q2/R2P स्क्वायर R2P का कैप। इस प्रकार से जब इसका समेशन करते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं कि जो I की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, I = 1 से लेकर के n तक जाएगी और ये आपका 1/4πε बाहर और यहाँ पे QI/RIP का होल स्क्वायर और RIP की कैप। यहाँ पे I की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के n तक। तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज पे पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए, सेपरेट उनके बीच में जो डिस्टेंस हो बहुत ही कम हो। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या फिर उनके बीच में जो सेपरेशन है बहुत ही कम है, कंस्टिट्यूट ए डाइपोल। क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं। दो अपोजिट नेचर के चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एक छोटी सी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए तो वो क्या बनाने का काम करते हैं, एक डाइपोल बनाने का काम करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक डाइपोल है -q + q, इनके बीच में जो लेंथ है वो 2l है और इसकी जो डाइपोल की ये जो एक्सिस होती है इसे कहते हैं एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन और इस वाली जो परपेंडिकुलर जो होती है इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं बात करूं कि टोटल जो नेट जो चार्ज होता है डाइपोल के ऊपर, वो नेट चार्ज कितना होता है भैया, 0 होता है। लेकिन डाइपोल के कारण जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 नहीं होता है।
डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जनरेट करता है, लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो डायपोल के कारण टोटल जो चार्ज की जो वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस और प्लस टोटल मिलके कितना हो गया, जीरो, तो नेट जो चार्ज होता है डायपोल के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम बात करें भैया आगे कि भाई आइडियल डायपोल क्या होता है, अगर आपके पास में जो डायपोल है जैसे मान लीजिए ये हमारा माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, ये एक डायपोल है, और ये डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है ना बहुत ही स्मॉल हो, इनके बीच की जो लेंथ है ना बहुत ही स्मॉल हो, लगभग क्या हो, जीरो हो, यानी अगर आपका सच दैट P is infinite such a dipole of negligible size is called the ideal dipole। आइडियल डायपोल का मतलब है कि उसका साइज क्या हो, बहुत ही कम हो, छोटा हो, और उसकी जो उसके जो चार्ज की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, उसके चार्ज की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। इस प्रकार के डायपोल को क्या कहते हैं, आइडियल डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल डायपोल कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें कि डायपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है। डायपोल की जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो मूवमेंट होता है उसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट को ही कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट कितना होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट कितना होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट होता है कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, यानी P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है भैया, Q इंटू के 2L। P बराबर होता है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बराबर होता है कोई सा एक चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन, तो P बराबर हो गया Q इंटू के 2L, Q इंटू के 2L। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी कोई सा भी चार्ज और उनके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो मूवमेंट होगी वो किधर होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है जी, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी, इसकी कूलाम होती है और इसकी होती है मीटर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर। ठीक है जी, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी P बराबर के Q इंटू के 2L। अगर आपके लेंथ वेक्टर से इसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो लेंथ वेक्टर के अनुसार इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसकी हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जहां पे हमें जो रीजन्स की अगर बात करें, किन किन रीजनों पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करता है, तो 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं इसका, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई डायपोल है और ये हो गई इसकी एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया इसका इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है जी, तो यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, एक्सियल पॉइंट। ठीक है जी, एक्सियल पॉइंट। और यहां पे मान के चलिए कोई पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। और या फिर किसी भी पॉइंट को क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट। ठीक है जी, तो 3 पॉइंटों पे जहां पे हमें क्या पता करनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, एक एक्सियल पॉइंट जिसे आप एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, और एक पॉइंट को नॉर्मल या फिर क्या कहते हैं, जर्नल पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, तो इन पॉइंटों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हमारे लिए डेरिवेशन आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए डायपोल की एक्सिस पे,
एक्सियल पॉइंट पे या फिर एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। अगर हम बात करें कि भाई मान लीजिए आपके पास में यहां पे कोई एक पॉइंट रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई आपका माइनस के क्यू चार्ज और ये क्या हो गया प्लस के क्यू चार्ज। यहां से आपने देखा कि यहां पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है और यहां से इसकी ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका O, इसकी जो लेंथ हो गई वो L, यहां से लेके यहां तक L, यहां से लेके यहां तक L। इससे आपने R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो देखते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। चलिए, तो इसके कारण जो ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका P पॉइंट है। इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो E प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर की साइड में होगी E प्लस क्यू। ठीक है जी। इस चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E माइनस क्यू, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की साइड में। अगर मैं बात करूं कि भाई माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी होगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण होगी भैया के क्यू अपॉन के, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण R माइनस के L। तो ये जो डिस्टेंस बची है ये कितनी है R माइनस के L, दैट इज R माइनस के L का होल स्क्वायर। ठीक है जी, L का होल स्क्वायर। और अलोंग इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, B टू P, B टू P। ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी होगी, माइनस क्यू चार्ज के कारण होगी के क्यू अपॉन के, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक R और ये प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर अलोंग P टू A, P से A की तरफ। ठीक है जी, P से A की तरफ। चलिए, अगर मैं बात करूं कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई उस पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E ऑफ प्लस क्यू माइनस के E ऑफ माइनस क्यू। अब कहोगे कि सर E ऑफ प्लस क्यू किया आपने, क्योंकि आपको पता है E ऑफ प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, E ऑफ माइनस क्यू से। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि वहां पे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्लस माइनस की लेंथ है इसमें घट रही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी ज्यादा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप देखेंगे और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग किधर होगी, बी टू पी, बी टू पी। ठीक है जी, तो यहां पे आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे आपको क्या आ जाएगा, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन लेंगे आप तो क्या बनेगा, यहां पे आर माइनस एल का आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा के क्यू। ठीक है जी, और यहाँ पे होगा आपका 4RL, ये आप स्क्वायर करोगे इसमें से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, तो ये आपके आर स्क्वायर एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना 2RL प्लस 2RL यानी 4RL बचेगा आपका। और इस प्रकार से आपकी ये के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बी टू पी, बी टू पी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं के क्यू इंटू के 2L डिवाइडेड बाई 2 इंटू के R। ठीक है जी, अब आप इसको देखते हैं आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा, P हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 2KP इंटू के R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और डायरेक्शन होगी बी टू पी, बी टू पी। ठीक है जी, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे वो आ गया है 2KP R अपॉन के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन क्या है बी टू पी। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि भाई ये जो आप देखेंगे यहां पे देख लीजिए,
देखिए इधर लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे मैंने मान लिया कि भाई मेरा जो डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल है। क्या है? शॉर्ट डाइपोल। अगर वो शॉर्ट डाइपोल है उस केस में आर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा एल से, और एल स्क्वायर को क्या कर दूं मैं? निग्लेक्ट कर देता हूं। एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करूंगा तो यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे फाइनली आपके पास में क्या आ जाएगा? नेट के 2p अपॉन के आर क्यूब। अगर मैं इसकी नेट डायरेक्शन देखूं तो जो डायरेक्शन अगर मैं मूवमेंट से, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से अगर मैं इसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से अगर मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो कुल मिलाकर के ई नेट बराबर आ जाएगा आपका 2kp अपॉन के आर क्यूब, और डायरेक्शन जो होगी किसके अनुसार दिखा रहे हैं आप? पी वेक्टर के अनुसार अगर आप दिखा रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किससे दिखा सकते हैं आप? पी वेक्टर से दिखा सकते हैं, मूवमेंट के अनुसार डायरेक्शन होगी। तो किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन के आर क्यूब, जब आपका डाइपोल क्या हो? शॉर्ट डाइपोल हो। जब आपका डाइपोल क्या हो? शॉर्ट डाइपोल हो। और मूवमेंट और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी? जिधर की साइड में आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। मूवमेंट की डायरेक्शन मान लीजिए इधर की साइड में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही क्या होती है? मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना आ गया है? 2kp अपॉन के आर क्यूब। जब आपका डाइपोल क्या हो? शॉर्ट डाइपोल हो। और मान के चलिए जब शॉर्ट नहीं है तो उस केस में आपका कितना हो जाएगा? kp जो आपका ये हो जाएगा E बराबर के नेट बराबर के हो जाएगा, दैट इज kp इंटू के 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की का होल स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन पी से दिखा रहे हैं तो इसके अलोंग होगी। तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण। अब बात करते हैं कि भाई डाइपोल की दूसरी जो एक्सिस है जिसे कहते हैं आप, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है? एक सबसे पहले हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये माइनस प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, ये एक आपका डाइपोल है। यहां से आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपने पी पॉइंट कंसीडर किया है जो कि आर डिस्टेंस पे है। ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया डाइपोल का, ओ पॉइंट। ठीक है जी। और इसके कारण मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। अगर मैं इसकी डिस्टेंस L है तो इसकी भी आ जाएगी L, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है जी। सिमिलरली आप देखोगे इसके कारण भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की साइड में होगी। वो किधर होगी? इधर की साइड में होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण मान लीजिए मैंने मान लिया E2, इसके कारण मैंने मान लिया E1। ठीक है जी, E1। और ये मान लीजिए थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाला एंगल भी क्या हो गया? थीटा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर कितना आ जाएगा? KQ अपॉन के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी। जिसकी डायरेक्शन क्या है? ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट आप बी मान लीजिए, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर की साइड में होगी। ठीक है जी। अगर मैं E2 की वैल्यू निकालूं तो E2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? E2 की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी KQ अपॉन के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखते हैं यहां से आपको ये जो E1 होगा इसका रिजोल्यूशन क्या आएगा? E1 cos थीटा, इसका आएगा E2 cos थीटा। इसका इधर की साइड में परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा? E1 sin थीटा। इधर की साइड में आएगा E2 sin थीटा। आप देखते हैं कि यहां पे E1 की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड E2 के बराबर है।
E1 E2 के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं कि E1 E2 के बराबर है तो E1 साइन थीटा E1 साइन थीटा बराबर होगा E2 साइन थीटा के, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट हो जाने के कारण केवल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, 2E1 जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण। आप जानते हो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड तो सेम है, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब है E नेट बराबर हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। यहां से E1 की वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू हो गई K Q अपॉन के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से आप cos थीटा निकालेंगे भाई, तो cos थीटा कितना निकलेगा, तो यहां से cos थीटा बराबर निकलेगा भैया, यानी L अपॉन के, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पे पुट करने पर L अपॉन के दैट इज अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रखने पर आप देखोगे कि यहां से ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका यानी 2K Q इंटू के L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, कितनी आ जाएगी, की पावर 3/2। यहाँ पे आप देखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है, ये इसको हम इस प्रकार से रखेंगे कि K Q इंटू के 2L, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू 2L, इसकी वैल्यू हो जाएगी P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए, तो इसकी वैल्यू आप P रखते हैं तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू KP अपॉन के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं, मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप मूवमेंट की डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं तो इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी भैया, इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, उस केस में R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, यानी निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको 0 यानी निग्लेक्ट किया तो आप देखते हैं कि यानी E नेट बराबर कितना आ जाएगा, E नेट बराबर आ जाएगा भैया, E नेट बराबर आ जाएगा KP अपॉन के R की पावर RQ। और अगर आप इसको डायरेक्शन बेसिस पे देखते हैं, इसकी डायरेक्शन देते हैं, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन अगर मूवमेंट के अनुसार दे रहे हैं तो इसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का आप कंपैरिजन करते हैं तो जो एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था, एक्सियल पॉइंट पे आया था भैया K2KP अपॉन के RQ, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया है KP अपॉन के RQ। इन दोनों का आप कंपैरिजन करके देखते हैं तो जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी डाइपोल, जैसे मान लीजिए माइनस के Q और ये क्या है आपका प्लस के Q, जितनी डिस्टेंस पे आप यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस पे आप कंसीडर कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे यहाँ से कोई P पॉइंट, उतनी ही डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा, एक्सियल पॉइंट पे जो होगा 2KP अपॉन के R3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे KP अपॉन के RQ।
कुल मिलाकर के एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होता है, दुगना होता है। उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होता है, दुगना होता है। तो 2 इंटू के ई ऑफ इक्वेटोरियल, ये आप याद रखेंगे। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है डाइपोल के कारण, वो क्या होती है, दोगुनी होती है। वो क्या होती है, दोगुनी होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होगी, एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसकी वैल्यू और एक्सियल पॉइंट पे उसकी वैल्यू। अब आगे बात करते हैं कि भैया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हैं, पी पॉइंट आपने कंसीडर किया तो जनरल पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू होती है के पी अपॉन के आर क्यू अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है भैया पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है, अगर एक्सियल पॉइंट पे आप बात करते हैं तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भैया, cos 0 की वैल्यू होती है 0। तो उस केस में cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो उस केस में आप देखोगे तो जब आप यहाँ पे 1 रखो तो इस फॉर्मूले में, तो E बराबर हो जाएगा 2kp अपॉन के आर क्यू, 2kp अपॉन के आर क्यू, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू के 3 यानी अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और अगर आप कह रहे हैं कि साहब इक्वेटोरियल पॉइंट पे उस केस में आप देख रहे हैं कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा इक्वल टू 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। उस केस में आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, के पी अपॉन के आर क्यू। तो आप इस जनरल पॉइंट का फॉर्मूला भी आप नोट करके रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि भाई एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाए तो उस पर क्या जनरेट होता है या फिर टॉर्क कितना जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक डाइपोल को रखा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये माइनस क्यू और ये क्या है हमारा प्लस क्यू। इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसपे वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू के ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लगेगा F1 इक्वल टू के क्यू इंटू के ई, वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो डाइपोल होगा बैलेंस कंडीशन में होगा। दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट जो फोर्स लगेगा डाइपोल के ऊपर वो फोर्स कितनी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो इसके कारण आपका डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, उसके अंदर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर जो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों के दोनों फोर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और वो दोनों के दोनों कपल ऑफ फोर्स मिलकर के उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क जनरेट कर देंगे। क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, जिससे कि वो डाइपोल क्या हो जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए। और जब वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा तो उसकी जो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, यानी टॉर्क लगाती है, जिससे कि आपका ये जो डाइपोल है एक बैलेंस कंडीशन, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो ये दोनों के दोनों कपल ऑफ फोर्स मिलकर के इस डाइपोल को क्या कराने का काम करते हैं, इस पे टॉर्क जनरेट करने का काम करते हैं। तो वो टॉर्क जो होता है, हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कोई एक कपल ऑफ फोर्स में से कोई एक फोर्स और उन दोनों के फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ को ही, प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे बात करें इन दोनों फोर्सों में, एक फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है यानी Q इंटू के E, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू के E, और ये भी क्या है, Q इंटू के E। ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए ये 2L है, और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा, और ये वाली हो जाएगी 2L कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इसकी कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। कितनी हो गई बेटा, 2L साइन थीटा। तो जो आप देखेंगे जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहां से टाउ बराबर के Q इंटू के E 2L साइन थीटा। और आप जानते हैं Q इंटू E बराबर होता है P, यानी डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क बराबर हो गया PE साइन थीटा। अगर हम बात करें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इंटू के E क्या हो जाएगा, P इंटू के E, और जिसकी जो डायरेक्शन होगी इस P और E जो प्लेन है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होगा उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टॉर्क की डायरेक्शन। अब इसमें हमें केस पढ़ने हैं, कुछ केसेस हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि डायपोल किस कंडीशन में रखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास में हमारा जो डायपोल है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, उसकी जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -Q और ये क्या है, +Q। यहाँ पे आप देख रहे हैं P और E के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो PE साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टॉर्क कितना होगा, 0। तो उस पर टॉर्क जो लगेगा वो 0 होगा। उस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यानी कि अगर आपका डायपोल किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर आपका डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है, ये मान लीजिए इस प्रकार से, ये आपकी वैल्यू क्या है, ये आपकी -Q और ये क्या है आपका +Q। यहाँ पे P की जो डायरेक्शन है वो E की डायरेक्शन के है, अलोंग है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, पहला केस नंबर फर्स्ट। दूसरा केस नंबर सेकंड होता है, केस नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए आपने डायपोल को क्या रखा है, एंटी पैरेलल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एंटी पैरेलल रखा हुआ है। मान लीजिए इस प्रकार से आपका पॉजिटिव और इधर की साइड में आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर की साइड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड में। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 180। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा की वैल्यू है 180, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है जी। तो उस केस में आप देखेंगे टॉर्क इस केस में भी क्या होगा, 0 होगा। टॉर्क क्या होगा, इस केस में भी 0 होगा। लेकिन इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है जी। चलिए अब तीसरे हम बात करें कि मान के चलिए केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये कहता है कि मान लीजिए आपने डायपोल को क्या रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है परपेंडिकुलर, ये -Q और ये +Q।
इस केस में p वेक्टर और ये e वेक्टर आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, थीटा की वैल्यू हो गई है बेटा 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यानी PE sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1। तो उस केस में टॉर्क क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। जब टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा तो उस केस को, कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल की कंडीशन, यानी टॉर्क उस केस में क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टॉर्क लगने के कारण इसको चाहेगा कि ये किस कंडीशन में आ जाए, स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेगा। ठीक है जी। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन आपने जानी। पहली जानी कि क्या होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आपका इसके अलोंग रखा हुआ, जब ये एंटी पैरेलल रखा हुआ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जब 90 पे रखा हुआ हो तो इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई चलिए मान लीजिए आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट एक वो पॉइंट होता है किसी चार्जों के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। अगर हम बात करें कि भाई दो चार्जेस हैं लाइक नेचर के, तो न्यूट्रल पॉइंट उनके क्या होगा, उनके बिल्कुल बीचों बीच में होगा। व्हेन सिमिलर चार्जेस इज प्लेस्ड एट न्यूट्रल पॉइंट इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द बाई एक्सिस, यानी कि इसका बाई एक्सिस पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलर चार्जेस के कारण जो बाई एक्सिस पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दूसरी बात, व्हेन डिसिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट न्यूट्रल पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम along y axis and stable equilibrium along x axis, यानी जब दो डिसिमिलर चार्जेस प्लेस होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा उनका वो कहाँ पर होगा, बाई एक्सिस पे होगा डिसिमिलर चार्जेस के कारण, और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है जी। चलिए पॉइंट दूसरा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि भाई जब आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है, उसको मूव कराने में, डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है जब डायपोल को आप रोटेट करा रहे हैं तो उस पर क्या लग रहा है, मान लीजिए आप ऐसे करके रोटेट करा रहे हैं इस डायपोल को, तो ये टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा है। जो टॉर्क चाहता है कि वो डायपोल किस कंडीशन में बना रहे हैं, स्टेबल कंडीशन में बना रहे हैं। तो टॉर्क जो चाहता है, ए टॉर्क एक्ट ऑन ए डायपोल टू टेंड्स टू अलाइंग ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क चाहता है कि वो आपका जो डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए, और उसके अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, डायपोल को रोटेट करना है। तो जो वर्क किया जाएगा, मान लीजिए आप डी थीटा रोटेट करते हैं, तो उस केस में जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू। और आप जानते हैं टॉर्क बराबर कितनी होती है, पीई साइन थीटा। तो जो वर्क डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू के डी थीटा। मान लीजिए आपने इस डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट किया है, तो टोटल जो वर्क होगा वो W बराबर हो जाएगा Q1 से Q2 इंटीग्रेशन ऑफ P sin थीटा डी थीटा। आप इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W बराबर हो जाएगा PE cos θ1 माइनस के cos θ2। और यही जो वर्क होगा, यही जो वर्क जो आपने किया है वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो W बराबर के PE cos θ1 माइनस के cos θ2, यानी U बराबर W के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने इस डाइपोल को पहले ओरिएंटेशन क्या कर दी है, यानी 90 पे रख दिया है, शुरुआत में पहले से ही 90 की ओरिएंटेशन पे रखा हुआ है। उस केस में आप जानेंगे कि θ1 की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई, और θ2 क्या होगा, जितना आप रोटेट करा रहे हैं। तो उस केस में आपने जो वर्क किया, यानी जो इतना जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, cos θ 90 हो, cos θ1 क्या हो जाएगा 90, और cos θ2 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, cos θ2 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उस केस में u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के PE cos θ। तो अगर आप 90 से रोटेट करा रहे हैं किसी डाइपोल को, जिसकी ओरिएंटेशन शुरुआत में क्या है 90 डिग्री है, वहां से आप इसको थीटा रोटेट करा रहे हैं, थीटा रोटेट करा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एनर्जी यानी जो वर्क किया जाता है वो कितनी होती है, PE cos θ। ओरिएंटेशन आपको ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में कितनी होनी चाहिए, उसकी 90 की होनी चाहिए। अगर उसकी 90 नहीं है, वो θ1 से θ2 रोटेट करा रहा है, तो उस केस में आपका u बराबर हो जाएगा PE दैट इज cos θ1 माइनस के cos θ2, cos θ1 माइनस के cos θ2, PE cos θ1 माइनस के cos θ2। ठीक है जी, cos θ1 से cos θ2। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, दोनों फॉर्मूले को। अगर आपका θ1 से θ2 रोटेट करा रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर आपका 90 से रोटेट करा रहा है तो इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट, हम अब तक की कहानी में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड मूवमेंट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीन्स होता है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर फील्ड होता है जो कि ये बताता है कि किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हुआ है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि फ्लक्स क्या मेजर करके बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, नॉर्मली रखा हुआ है, तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास होंगी, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई बुक है, ठीक है जी, इस बुक को आपने क्या रखा, इस बोर्ड के आपने नॉर्मली रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इस प्रकार से हैं। तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी एरिया रखा हुआ है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एरिया है, तो इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए इसका क्या होता है, एक एरिया वेक्टर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है जी, जिसे क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड जो टोटल जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया के बीच का। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। यहां पे बात करें तो डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की बात करी जाए तो थीटा एंगल किस किस के बीच में है, तो थीटा एंगल होता है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है।
अगर आपके पास में स्मॉल सेक्शन है तो वहां पे जो फ्लक्स, किसी भी स्मॉल सेक्शन से रिलेटेड फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, डी फाई बराबर के ई वेक्टर डॉट ई डी एस वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर पूरे के पूरे एरिया से क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, छोटे से सेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो भैया इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, या फिर होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और उसकी कितनी हो जाएगी, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कितनी आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या तो ये यूनिट होगी या फिर ये यूनिट होगी, ठीक है जी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। मान लीजिए आपसे कहें कि थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से कम हो। थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, 90 से कम होगी। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो कॉस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा भैया, कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है और इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो आपकी थीटा की वैल्यू 90 से कम है, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है, उस केस में आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपकी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, उस केस में फ्लक्स जो वैल्यू होगी वो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और थीटा की वैल्यू मान लीजिए 90 है तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसी एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो E इंटू के ए होगा, E इंटू के ए होगा, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो तीन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी एरिया से, उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी कि एरिया बड़ा है या छोटा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो तीनों चीज़ों के ऊपर आपकी फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि जो फ्लक्स जो होता है, अच्छा दूसरी बात, किसी भी सरफेस एरिया से जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स बाहर निकलता है। अगर निकलने वाले फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टोटल अगर जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो टोटल क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स जो होता है, वो टोटल जो फ्लक्स जो होगा वो उस सरफेस से इनक्लोज टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन के टाइम्स बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार किसी भी सरफेस एरिया जो कि क्लोज सरफेस एरिया से, जिस पे चार्ज की वैल्यू मान लीजिए Q है, कितनी है टोटल इस सरफेस से रिलेटेड, चार्ज की वैल्यू Q है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो नेट जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। यानी कि Q F बराबर कितना होगा, F बराबर होगा Q नेट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो गॉस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इनसाइड द सरफेस। किसी भी सरफेस के में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल किसके बराबर होता है, उस सरफेस से रिलेटेड
फ्लक्स के बराबर होता है, उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स के बराबर होता है। बात आती है कि साहब क्या फ्लक्स की वैल्यू सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना सरफेस बड़ा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा या छोटा है सरफेस एरिया तो कम होगा? नहीं जी। अगर मान लीजिए, मान के चलिए इसके ऊपर ये सरफेस एरिया, इस पर क्यू चार्ज है, इस पे बड़ा एरिया है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे देखेंगे टोटल चार्ज कितना है, क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे भी देखेंगे कितना है, क्यू। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट एरिया भी हैं, लेकिन जो फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स क्या होता है, वो फ्लक्स होता है टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज उस बॉडी के ऊपर, नेट चार्ज कितना है और उसके डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर के उस पर चार्ज कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लक्स की वैल्यू, और यानी उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। किसी भी सरफेस एरिया, कितना भी बड़ा सरफेस एरिया हो, उस एरिया से रिलेटेड कितना फ्लक्स है वो उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, उस एरिया से रिलेटेड कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका साहब प्रूफ बताइए, साहब इसका गॉस लॉ का प्रूफ बताइए। तो गॉस लॉ का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, इस चार्ज को एक सरफेस ड्रॉ किया जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस में मैंने एक छोटा सा सेक्शन माना ds, एक छोटा सा एरिया माना कितना, ds। इस ds का एरिया वेक्टर कितना होगा, ds वेक्टर, जो कि जिनकी जो डायरेक्शन होगी e वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको खोलेंगे तो e ds cos ऑफ 0, e ds cos ऑफ 0। तो यहां से आप देखेंगे e तो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज की वैल्यू फिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो सरफेस एरिया होगा, एक स्फीयर है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लक्स जो हो जाएगा वो E इंटू के, दैट इज E इंटू के 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और E की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, E की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पे, जिसकी रेडियस कितनी है, आर। इस स्फीयर में जो कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्लक्स जो बराबर हो जाएगा के 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो फ्लक्स जो आ गया यही है आपका, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ। क्या है ये, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमने प्रूव कर दिया है किसकी सहायता से, फ्लक्स की डेफिनेशन की सहायता से। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें कि भाई गॉस लॉ के कारण आप प्रूव करके बताइए कूलम्ब्स लॉ को, तो वही क्या किया हमने, क्यू चार्ज के कारण प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमने क्या किया, कोई चार्ज के कारण एक गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की जो कि आर डिस्टेंस पे, जिसकी रेडियस कितनी मान ली, आर जिसकी रेडियस मान ली मैंने आर, और इस पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन ds माना और उसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ds वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वेक्टर के अलोंग होगा, जो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी। आप जानते हैं इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, इस क्यू नॉट चार्ज पे, क्यू नॉट इंटू के ई, क्यू नॉट इंटू के ई। वी नो दैट, हम जानते हैं ई वेक्टर डी डैश वेक्टर बराबर होता है गॉस थ्योरम के अनुसार क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ई इन डी एस कॉस ऑफ 0। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे ई बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। अब इसका जो फोर्स हम निकालें तो फोर्स बराबर होता है क्यू नॉट इंटू के ई। उस क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो क्यू नॉट अपॉन के आर स्क्वायर। यही क्या है, यही है आपका कूलम्ब्स स्क्वायर लॉ। तो हमने गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स स्क्वायर लॉ को प्रूव कर दिया, गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स लॉ स्क्वायर लॉ को प्रूव कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण
जो कि थिन वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम की सहायता से। गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम होती है डी फाई ई डी एस बराबर के क्यू नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जो नेट जो फ्लक्स होता है वो क्यू नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, एक इसके कंसीडर करते हुए एक आर डिस्टेंस और एल लेंथ का हमने एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एल लेंथ और आर की हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। यहाँ पर हमने एक क्या किया, एक ds1 एक एरिया कंसीडर किया, जिसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ds1 वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर कंसीडर किया ds2 वेक्टर, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ds2 वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की साइड में, ई वेक्टर। यहाँ पे थीटा ds वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 90 का है। यहाँ पे भी हमने एक और तीसरा सरफेस कंसीडर किया, इसका एरिया वेक्टर कितना हो गया, ds3 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। इन तीनों सरफेसेस के कारण नेट जो फ्लक्स होगा इस S1 सरफेस के कारण EDS cos ऑफ 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0। EDS दूसरी सरफेस के कारण कितना होगा, दूसरी सरफेस के कारण 90, इसके भी कारण 90। तो ये दोनों की, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपका केवल और केवल एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, EDS Q नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि टोटल जो आपका निकल के आएगा वो DS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ds की वैल्यू जो आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू के एल, 2 पाई r इंटू के एल। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका E बराबर आ जाएगा Q अपॉन के 2 पाई r इंटू के एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं किसी भी लाइन, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो उसकी लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है, यानी लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन के चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लैम्डा के टर्म में आप रखोगे तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन के 2 पाई r अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन के 2 पाई r अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर इसके बीच में कि भाई ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई भैया, वो E बराबर के किसी भी r डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे E वैल्यू कितनी आ गई है, Q अपॉन के 2 पाई r इंटू के L इंटू के एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं Q अपॉन L होती है लैम्डा, तो यानी ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन के 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो किसी स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण उसकी r डिस्टेंस पे, जो कि चार्ज वायर के कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो लैम्डा अपॉन के 2 पाई r इंटू के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आपकी डिस्टेंस के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो डिक्लाइन ग्राफ बनेगा, घटता हुआ ग्राफ बनेगा। तो ये था आपका किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि इस गाउस थ्योरम की सहायता से किसी इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें कि भैया हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई सीट है, इनफाइनाइट चार्ज सीट है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज सीट है, इसके कारण हमने क्या किया, एक
छोटे से छोटे सेक्शन हमने छोटे 2 सेक्शन कंसीडर किए और इस प्रकार से ये मान लीजिए इस प्रकार से इधर की साइड में सेक्शन कंसीडर किया और एक दूसरा सेक्शन इधर कंसीडर किया, इसके कारण इधर भी फ्लक्स होगा। मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड में होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड में होगा। मान लीजिए S1 सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, S1 वेक्टर। ये S2 सरफेस है तो इधर की साइड में होगा S2 वेक्टर। और ये तीसरी सरफेस है S3 वेक्टर, इधर की साइड में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ पे थीटा की एंगल कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं बात करूं तीनों सरफेसेस के कारण, आप जानते हो गॉस थ्योरम के अनुसार EDS बराबर के होता है Q इंटू के एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू के एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस S1 के कारण EDS cos 0 प्लस सरफेस S2 के कारण EDS cos 0 प्लस सरफेस 3 के कारण EDS cos 90 बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आप देखते हैं कि इसके कारण जो आप ये इसके cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन के एप्सिलॉन उस Q अपॉन के A। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो आप देखते हैं कि यहां से आप E इंटू के अगर इसका एरिया A है, टोटल एरिया कितना है, A है, E इंटू के DS प्लस E इंटू के DS बराबर के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखेंगे आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू के E, ये दोनों जुड़ जाएंगे सेम है, और इंटू के DS बराबर के Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, A होगी। टोटल सरफेस एरिया कितना है, A, तो ये Q इंटू के E इंटू के A बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहां से आप देखेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के A। और यहाँ पे ये वाली चीज क्या होगी, सिग्मा के बराबर होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी इनफाइनाइट सीट चार्ज के कारण, चार्ज सीट के कारण, तो आप देखते हैं उसकी जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, वो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इसके पास में वो कितनी होगी, दैट इज Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी और Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी। ठीक है जी। तो ये था किसी भी इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो R के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है Q एप्सिलॉन नॉट और सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि R के ऊपर। तो R के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो किसी भी सीट के कारण टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आसपास वो सेम ही रहता है Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई कि मान के चलिए 2-4 सीट हमारे पास रखी हुई हैं। मान लीजिए 2-4 सीट रखी हुई हैं। इधर मान लीजिए ये आपकी क्या है, दैट इज सिग्मा 1, इसकी क्या है सिग्मा 1। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लिया, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और दूसरी चार्ज प्लेट मान लीजिए हमने मान ली दूसरी इस प्रकार से, ये भी कितनी है सिग्मा 2 है, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर 3 रीजन्स बनते हैं, पहला रीजन, सेकंड और ये थर्ड। पहले रीजन के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये आप डेरिवेट करके आ सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होती है प्लस की, ये होती है प्लस की। इसके आधार पे आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में एक चार्ज शीट दे रखी है और ये आपकी प्लस सिग्मा है
और दूसरी चार्ज शीट दे रखी है, इसकी भी क्या है, प्लस सिग्मा है। तो मैं कहूँ आपसे कि पहले वाले रीजन में टोटल फील्ड कितना होगा, दूसरे वाले में कितना फील्ड होगा और तीसरे वाले में कितना होगा, तो आप देखेंगे पहले वाले रीजन में क्या हो जाएगा, पहले वाले रीजन में हो जाएगा सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि आप करेंगे यहाँ पे तो सिग्मा और सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, यानी सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कुल मिला करके यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले वाले रीजन में सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वो भी किसका, माइनस का। इधर आएगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वो भी किसका, प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगी जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मैं एक सीट को क्या लेता हूँ, एक को नेगेटिव लूँ माइनस सिग्मा, दूसरी को भी नेगेटिव लेता हूँ, ये भी कितनी हो, माइनस सिग्मा, उस केस में यहाँ पे हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगी माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बीच में हो जाएगी जीरो। तीसरा केस में लेता हूँ कि मान के चलिए यहाँ पे आपने क्या किया है, सीट ली है और इस सीट की प्लस सिग्मा, और ये क्या ली है आपने, माइनस सिग्मा, ये क्या ली है, माइनस सिग्मा। उस केस में आप देखते हैं तो इस यहाँ पे जीरो पहले वाले रीजन में, तीसरे वाले रीजन में भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पहले वाले रीजन में जीरो, दूसरे वाले में रीजन में जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंट केसेस थे। आपने देखा कि टोटल जो फील्ड जो होता है इस वाले रीजन में वो क्या होता है, इस फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस का इस वाले रीजन में होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये के आधार पे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर चार्ज। मान के चलिए हमारे पास में एक स्फीयर है और वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इस स्फीयर के कारण आपने क्या किया, एक आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाई, और जिस गॉसियन सरफेस की एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर। इस गॉसियन सरफेस पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन ds कंसीडर किया, जिसका एरिया वेक्टर कितना है, ds वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या है, अलोंग है, और उनके बीच में एंगल कितना बनना है, थीटा इक्वल टू के 0। और मैंने माना कि भाई इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, q अपॉन के a क्या है, इसका सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसी स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किए। पहला पॉइंट ये है कि मैं जानता हूं, इधर समझिए, मैंने पहला पॉइंट कंसीडर किया जो कि आर उसके आउटसाइड है। जैसे मान लीजिए ये आपकी यहाँ से आपने आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया, ये आपकी आर डिस्टेंस है स्फीयर की, और इसका आपका एक गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ से आपकी E इंटू के ds cos 0 बराबर के Q नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे था आपका E ds वेक्टर और ये था E वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90। तो आप देखोगे कि यहाँ से गॉस लॉ के अनुसार जो नेट फ्लक्स जो होता है, यानी E इंटू के ds वेक्टर बराबर के, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप देखेंगे कि भाई E कॉमन ले लिया तो ds बराबर हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो इसका टोटल एरिया, सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से E बराबर आ जाएगा Q अपॉन के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, यानी Q अपॉन के आर स्क्वायर। किसी भी स्फीयर चार्ज के कारण Q अपॉन के आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूं तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन के आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है जी। तो ये केस नंबर फर्स्ट था आपका, ये था आपका केस नंबर फर्स्ट, जब R ग्रेटर देन R, यानी पॉइंट जो है ना आउटसाइड है किसके, स्फीयर के। ठीक है जी।
अब मैंने मान लिया कि मेरा जो पॉइंट है ना वो स्फीयर के सरफेस पे है, केस नंबर 2, यानी r इक्वल टू r। जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है वो कहाँ पे है, उसकी स्फीयर के ऊपर है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तीसरा केस में कंसीडर करता हूं कि भाई मेरा जो चार्ज है वो, मेरा जो पॉइंट है वो किसी स्फीयर के इनसाइड है, स्फीयर के क्या है, इनसाइड है। यहाँ पे मेरा ये Q ये यहाँ से R, यहाँ से डिस्टेंस मैंने मान ली R, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया इसके बीच में। इधर समझिए दोबारा से, ये किस स्फीयर है, ये Q पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, रेडियस कितनी थी R। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया और इसको कंसीडर करते हुए मैंने एक गॉसियन सरफेस का ड्रॉ कर लिया। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है जिसकी रेडियस कितनी है भैया, स्मॉल r, और आप देख रहे हैं स्मॉल r स्मॉल देन r, यानी कि कैपिटल R से छोटी है। और कैपिटल R से छोटी है तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मुझे अगर कंसीडर करना है तो P पॉइंट पे आप जान रहे हैं टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। और जब चार्ज की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। जब वहां पे चार्ज ही नहीं है तो वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसकी सरफेस के ऊपर, किसी स्फीयर की सरफेस के ऊपर। टोटल जो इसके इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तीसरे केस में, केस नंबर 3 में, तो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाता हूं बेटा, अगर मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और आपकी डिस्टेंस r स्क्वायर ये रही, ठीक है। और जब आप देखते हैं कि यहां तक जब r इक्वल टू r था, उससे पहले जब r लेस देन r था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। उसके बाद में जैसे ही आप पहुंचे r इक्वल टू r पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी E बराबर के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म में क्या होगा, घटेगा, चेंज होगा। तो ये आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में, ठीक है जी। तो ये था आपका स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मान के चलिए आपके पास में कोई भी क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यूब के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब की कितनी सरफेसेस होती है, 6 सरफेस होती हैं, यानी एक क्यूब मिलकर के कितनी सरफेस बनाता है, 6 सरफेस बनाता है। और 6 सरफेसों के कारण जो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो टोटल चार्ज अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अगर एक सरफेस से रिलेटेड आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो एक सरफेस से रिलेटेड क्या हो जाएगा, यानी आप इसमें कितने का डिवाइड कर देंगे, 1/6 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/6 गुना होगा। अगर 2 सरफेस की बात कर दें तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 अपॉन, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन के 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे के पूरे 6 सरफेस यानी एक पूरे के पूरे होल Q के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मान के चलिए अगर आपका चार्ज उस Q की वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है, Q की किसके ऊपर रखा हुआ है, वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है Q नॉट चार्ज। आप जानते हैं कि 3 सरफेस के कारण, एक पीछे वाली, एक इधर वाली, इधर वाली, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 3 सरफेसेस के कारण 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसके क्या होगा, एरिया के पैरेलल होगा, एरिया के क्या होगा, पैरेलल होगा, एरिया के पैरेलल होगा। उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। थीटा की वैल्यू 3 सरफेसेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। तो केवल और केवल 3 सरफेसेस के कारण जो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, Q अपॉन के 8 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, Q अपॉन के 8 एप्सिलॉन नॉट।
Q अपॉन के 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, Q अपॉन के 24 एप्सिलॉन नॉट, और दो सरफेस के कारण, दो सरफेस का 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन के 12 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज के एक सरफेस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे Q के कारण Q अपॉन के 8 एप्सिलॉन नॉट, और दो सरफेसेस के कारण Q अपॉन के 12 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए अगर आपका चार्ज किसी फेस पे रखा हुआ है, तो जिस फेस पे रखा हुआ है उस फेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 5 फेसेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक फेसेस के कारण कितना होगा, 1 अपॉन के 10 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपको पता है कि एक सरफेस क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, उस चार्ज के, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। उस केस में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए चार्ज आपका एज पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, एज पे रखा हुआ है, तो एज पे रखा हुआ है तो दो सरफेस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती है, तो केवल और केवल 4 सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन के 4 एप्सिलॉन नॉट होगा, और एक सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, Q अपॉन के 16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी कंडीशंस आपकी, आपने चार्ज को कहाँ कहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम के क्या, गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उस पे बनने वाले क्यूब के कारण कितना फ्लक्स होगा, और सारी चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के अनुसार देखा। तो ये था हमारा पहला चैप्टर और पहला प्रयास, और इस चीज को आप पढ़े इस चैप्टर को, और आगे हम इस चैप्टर के 10 साल के PYQs ला रहे हैं, और अपना प्यार इसी प्रकार से बना के रखें, और हमारे चैनल के क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।